Hello and welcome guys. Welcome to my channel. You are watching my channel प्रियंका लोधा एग्ज़ाम गाइड। तो आज आपने देख लिया होगा YouTube के थंबनेल में कि आज हम देखने जा रहे हैं 20 इंपॉर्टेंट इडियम्स जो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपके सारे एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। तो हम एक एक करके 20 इडियम्स देखेंगे। तो सबसे पहला इडियम है। इडियम का मतलब तो आप जानते होंगे, मुहावरे जो होते हैं जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, बस वही इंग्लिश में इडियम्स बन जाते हैं जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहला है अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, यानी कि एक अच्छे समय का साथी, सुख का साथी। ये एक टॉन्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि एक ऐसा फ्रेंड। फ्रेंड तो कौन होता है? फ्रेंड वो होता है जो हमारी मुसीबत में साथ दे, है ना। लेकिन अगर कोई फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ हमारे सुख में ही साथ देता है तो वो अच्छा फ्रेंड नहीं होता है। तो एक फेयर वेदर फ्रेंड वो होता है जो हमारे मुसीबत में साथ ना दे बल्कि हमारे सुख में ही वो साथी हो। जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो पार्टी मांगता है और ये सब करता है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो वो हमारे पास नहीं आता, वो हमारी पूछ तक नहीं करता है। तो इसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे समय में ही हमारे साथ हो। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छे समय का साथी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इडियम है हमारा एट द 11th आवर, एट वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम समय पर। ऐसी चीज़ जो हमें जो टाइमलाइन दे रखी है, हमें जो डेडलाइन दे रखी है, उसके एंड में हम उसको करते हैं, उसको कहते हैं एट द 11th आवर, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट। अंतिम समय पर कोई काम करना। ऐसा होता है ना कि भाई हमें अगर एक महीने की डेडलाइन मिली है तो हम उसको 29वें दिन करते हैं, यानी कि 29 डे को हम करते हैं, यानी कि वो दिन आने के एक दिन पहले अपन उसको करते हैं, यानी कि एन वक्त पे, लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ करना, उसको कहते हैं एट द 11th आवर। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है बरी द हैचेट, टू एंड एनिमिटी, यानी कि शत्रुता खत्म करना। ऐसा हमारा मान लो किसी से पुराने समय से क्या चल रही है, दुश्मनी चल रही है, तो उस दुश्मनी को फाइनली ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं बरी द हैचेट। यानी बरी का मतलब तो गाड़ना होता है, हैचेट यानी कि किसी से हमने दुश्मनी मोल ली हो, उस दुश्मनी को फाइनली अपन ख़त्म कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? बरी द हैचेट। ओके, ये वाला भी आपको क्लियर होगा, आप देखते चलना, साथ साथ आपको क्लियर होता रहेगा। और अगर आप डिमांड करोगे तो मैं ऐसे और भी डेली 20-20 MCQs लेकर आऊँगी आपके लिए। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी कोई काम होना। जैसे कि ये हैं, दो इडियम्स है, एक तो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स और एक है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यानी कि ये इन दोनों में ना मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न होता था, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में लेकर आई हूँ। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ होना। कोई चीज़ है वो बहुत फटाफट फटाफट एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो रही है, उसको कहते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी होना। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो एक के बाद एक जल्दी जल्दी होती है, उसको क्या कहेंगे अपन? बाय लिप्स एंड बाउंड्स। और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि कोई चीज़ जो कि इरेगुलर नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जैसे कि अनियमित रूप से, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनियमित रूप से। जैसे कि अपने एग्जाम्स को ही देख लो, अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसमें एग्ज़ाम भर्ती कैसे आती है? अनियमित रूप से, यानी कि कभी कोई सी भर्ती आ रही है, कभी कोई सी भर्ती आ रही है, कोई रेगुलरिटी नहीं है इस चीज़ की। तो जिस चीज़ की कोई रेगुलरिटी नहीं हो, अपने आप ही हर कभी हो जाती है, तो उसको कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। और बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो बहुत जल्दी जल्दी हो। तो आई होप आपको इन दोनों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और जो मैंने आपको गवर्नमेंट की भर्तियों का एग्जाम्पल दिया है राजस्थान गवर्नमेंट का, वो भी आपको याद हो गया होगा आराम से। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब कि कोई चीज़ रैपिडली होना, कोई चीज़ रैपिडली होना बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि इरेगुलरली, यानी कि कोई चीज़ नियमित रूप से ना होना, यानी अनियमित रूप से होना। तो अब ये समझ आ गई होगी ये वाली स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बाय
सिक्स्थ, बाय हुक और क्रूक, यानी कि किसी भी तरीके से हम बोलते हैं ना कि ये काम तो हमारा होना ही चाहिए, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ये काम होना ही चाहिए, इसको क्या कहते हैं? बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि किसी चीज़ को ऐसे ढंग से करना जो वो किसी भी तरीके से पॉसिबल हो जाए, उसको क्या कहेंगे? बाय हुक और बाय क्रूक, यानी बाय एनी मीन्स, किसी भी साधन से किसी भी तरीके से वो काम हो जाना, उसको क्या कहेंगे? बाय हुक और बाय क्रूक। जैसे कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो जिद करते हैं कि हमको ये वाली कार चाहिए, हमको ये वाली कार चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कैसे भी करके मुझे ये कार चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू। बोलते हैं ना कि कोई मोटे मोटे आंसू बहाता है, उसको कहते हैं क्रोकोडाइल ईयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू मत बहा। तो बस उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका तो आपको मतलब आराम से समझ में आ गया होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू, ठीक है? तो ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो दूध डुल गया उसके ऊपर रोना। ऐसे इसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो इसका मतलब बनेगा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क टू चेरिश यूजलेस रिग्रेट्स, यानी कि टू चेरिश यूजलेस रिग्रेट्स, व्यर्थ पश्चाताप करना। यानी कि जो दूध धुल गया उसके ऊपर रोना, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हो गई उसका पश्चाताप करना, ठीक है? जो हमने चीज़ बिगाड़ दी उसके ऊपर उसका पश्चाताप करना। यानी कि अपन बोलते हैं ना कि जैसे कि हमने मान लो रीट का एग्ज़ाम दिया है ना, तो अब किसी का मान लो पेपर बिगड़ गया और वो उसके ऊपर रो रहा है ना, यानी कि जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ हमसे बिगड़ चुकी है उसके ऊपर रोना, यानी कि जो चीज़ हो चुकी है उसके ऊपर पश्चाताप करना, उसी को कहेंगे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब भी आपको क्लियर होगा। अब तो आराम से एग्जाम्पल दे दे के समझा रही हूँ मैं, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ग्रीस द पाम ब्राइब। अब आप समझ सकते हैं मैंने इसको इसके बाद क्यों डाला, आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रीस द पाम ब्राइब, यानी कि रिश्वत देना और मुट्ठी गर्म करना। हम जैसे कि ब्राइब का इंग्लिश मीनिंग अगर हम देखें, ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है? एक तो होता है ब्राइड, यहाँ पे देखिएगा एक बार आराम से। एक तो होता है क्या, एक होता है ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन, और मैंने बात की है ब्राइब, BE ब्राइब, तो उसका मतलब होता है क्या? उसका मतलब होता है रिश्वत। तो ग्रीस द पाम बोलते हैं ना, मुट्ठी गर्म करना। ग्रीस का मतलब तेल लगाना होता है, चिकना करना होता है, और पाम का मतलब होता है मुट्ठी। तो ग्रीस द पाम यानी कि किसी को रिश्वत देना, वो होता है मुट्ठी गर्म करना, यानी कि ग्रीस द पाम किसी को ब्राइब देना। ब्राइब का मतलब आपको अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब काउच पटैटो। इसका मतलब आपको देखते ही समझ आ गया होगा। काउच जो हमारा सोफ़ा होता है घर में, उस सोफ़े को हम कहते हैं काउच, ठीक है? तो काउच पटैटो मीन्स लेज़ी पर्सन, यानी कि आलसी इंसान। जो काउच का मतलब होता है सोफ़ा, और पटैटो को मतलब क्या होता है? आलू, है ना? तो ऐसा इंसान जो पूरे दिन आलू की तरह सोफे पे पड़ा रहता है, यानी कि आलसी होके पड़ा रहता है, उसको क्या कहेंगे? काउच पटैटो। हम जब इंग्लिश बोलते हैं, वैसे तो ज़्यादा बोल चाल में इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन जो लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ही इज़ लाइक अ काउच पटैटो, यानी कि कोई आलसी तरीके से बैठा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? काउच पटैटो, यानी कि लेज़ी पर्सन। तो कोई भी अगर आपके घर में ऐसा हो जो ऐसे आलसीपन करता हो, सोफे पे पड़े पड़ी टीवी से रिमोट से चेंज करता हो चैनल, उसको आप बोल सकते हैं काउच पटैटो। यू आर अ काउच पटैटो। तो इसका मतलब भी आपको आराम से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इडियम है, प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट। हम बोलते हैं ना कि हर किसी चीज़ का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, बस उसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है? इसका मतलब बस फॉर एंड अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, इसको प्रोज एंड कॉन्स भी बोल सकते हैं। बस ये इडियम आपको याद रखना है। प्रोज एंड कॉन्स, कॉन्स का मतलब क्या होता है? पक्ष और विपक्ष। हर चीज़ का एक पक्ष और एक विपक्ष होता है, तो बस हमें ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है? प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? हर चीज़ का एक पक्ष और विपक्ष होता है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा? पक्ष और विपक्ष, यानी कि फॉर एंड अगेंस्ट। नेक्स्ट है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि टू रेन हैविली, मूसलाधार बारिश होना। ये एक इडियम है। अब इसका अगर हम हिंदी
अर्थ निकाले तो इसका मतलब हो जाएगा कुत्ते बिल्लियाँ बरसना, बट हमें तो इसका मीनिंग पकड़ना है, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब जानना है इसका कि कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग होगा टू रेन हैविली, यानी मूसलाधार बारिश होना। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं है तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस, टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, यानी कि बहुत समय बाद आपने अपने दिल में कुछ बात छुपा रखी है और एंड में आप उस चीज़ पे चुप्पी तोड़ देते हैं, उसको कहते हैं ब्रेक दी आइस, ठीक है। आपने कोई चीज़ जो अपने मन में कर रखी है, डाल रखी है, उसको आप क्या कर देते हैं, एंड में उसकी चुप्पी तोड़ देना। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, बहुत लंबी साइलेंस यानी कि चुप्पी के बाद आप उसकी चुप्पी तोड़ देते हैं, उसको कहते हैं चुप्पी तोड़ना। तो ये मैं सभी इम्पॉर्टेंट इडियम्स लेकर आई हूँ जो लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप बेफिक्र होकर इनको याद कर सकते हैं क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हुए भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका अगर हम हिंदी मीनिंग देखें, इसका मतलब ये होता है कि जो चारा होता है, क्या होता है चारा, तो जब चारा होता है, चारा हम कब डालेंगे धूप में, वाइल द सन शाइन्स, यानी कि जब सूरज चमक रहा है तब चारे को डालना है। इसका मतलब आप आराम से समझ सकते हैं कि मेक यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना मतलब कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है तब आप उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको बोलते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स। जैसे कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है, सामने कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है आपका, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का क्या करें, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी को कहते हैं कि अवसर का लाभ उठाना, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। नेक्स्ट देखते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, समथिंग प्रॉमिसिंग इज़ देयर इन एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि हर मुश्किल में कुछ उम्मीद होती है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं, जैसे कुछ लोग अभी कट ऑफ के डर से रीड थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट और जो एग्ज़ाम हुए अभी उसको देख के बोले, तो सब लोग एकदम क्या है, एकदम दुखी हो रखे हैं, ठीक है। तो ये इडियम उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा सूट होता है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर एक जो बादल होता है उसके पीछे सिल्वर लाइनिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं आशा की किरण होती है। तो उनको भी अपने मन में एक आशा की किरण रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक क्लाउड का एक सिल्वर लाइनिंग तो होता ही है, कुछ ना कुछ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और धूप, किसी न किसी किरण की आशा तो होती ही है, सूरज की किरण तो होती है, यानी कि हमें आस रखनी चाहिए, हमें आस छोड़नी बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका तो मतलब आपको आराम से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, यानी कि समथिंग ईजी। हम बोलते हैं ना कि इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, यानी कि ये इतना आसान भी नहीं है। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी ईजी, जो एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो उसको क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ केक, यानी कि समथिंग ईजी। नेक्स्ट है गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से, बात बोलकर मन का बोझ हल्का करना। इसका मतलब तो आप वैसे देख के समझ गए होंगे कि गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, यानी कि आपके चेस्ट में, यानी कि आपके मन में कुछ बात है उसको ऑफ यानी बाहर निकालना। ये ऑफ OFF वाला है, यानी कि किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो आपके मन में कुछ बात है, आपने वो आपको सता रही है और आपने उसको कह दिया, तो इसको क्या कहेंगे, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जो आप मतलब अपने मन में लेके बैठे हैं और उसको आपने बाहर निकाल दिया, उसको कहेंगे गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। नेक्स्ट है अ हॉट पटैटो। उसके पहले हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था काउच पटैटो। काउच पटैटो वो अलग चीज़ है। काउच पटैटो का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि काउच पटैटो जो सोफे पे पड़ा रहता है पूरे दिन, रिमोट से चैनल चेंज करता रहता है, उसको कहते हैं काउच पटैटो। लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ा है, हॉट पटैटो, यानी कि आप खुद भी देखो, हॉट पटैटो यानी कि एक गर्म आलू, ऐसी चीज़ जिससे निपटना मुश्किल हो, समथिंग डिफ़िकल्ट टू डील विथ, ऐसी चीज़ जिससे निपटना या डील करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो, डिफ़िकल्ट हो। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आलू रहता है जब हम उसको छीलते हैं, गर्म होता है तो वो आसानी से छिल नहीं पाता, जब वो थोड़ा ठंडा होता है जब हम उसको छीलते हैं। तो बस इसको वैसे ही याद रखना है कि हॉट पटैटो का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू डील विथ, ऐसी चीज़ जिससे डील करना या उससे निपटना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, उसी को कहते हैं अ हॉट पटैटो। टू पुट इन अ नट शेल, यानी कि एक नट है, नट यानी क्या बोलते हैं ना उसको, मूंगफली का छिलका, उसके अंदर टू पुट इन अ नट शेल, उसके अंदर डालना। यानी कि अगर हम कोई बात को लंबी चौड़ी कर करके बताते हैं, तो हमें कोई बोले ना कि
बात को एकदम शॉर्ट में बताओ, उसको कहेंगे पुट इन अ नटशेल, यानी कि ब्रीफ में बताओ, एकदम संक्षेप में, बिल्कुल छोटा करके बताओ। हम किसी बात को लंबा लंबा खींचते हैं तो वो बोलेगा कि हमको बिल्कुल टू पुट योर, कोई हमें बोलेगा कि अपनी जो बात है उसको आप एक नट शेल में बोलो, पुट इन अ नट शेल। इसका मतलब यही होता है कि आप अपनी बात को बहुत छोटे में बताओ, यानी बिल्कुल छोटा करके बताओ। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, डिस्कस प्राइवेट मैटर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप अगर इसका मीनिंग देखें तो होगा वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, यानी कि अपने गंदे कपड़े को लोगों के सामने धोना। तो इसका मतलब तो आप आराम से समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है कि अपना जो प्राइवेट मैटर है वो लोगों के सामने डिस्कस करना। इसका मतलब बस इतना सा है कि अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं वो लोगों को बताना, अपनी प्राइवेट मैटर जो है वो लोगों को बताना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा आराम से। और ये सारी इडियम्स जो है मैंने सारी इंपॉर्टेंट से लेके आई हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए हर एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। और भी मैं लेकर आऊँगी, आप देख लेना अगली वीडियो में। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, इसका मीनिंग ऑफ द इडियम। आपको इसका आंसर करना है मीनिंग ऑफ द इडियम अ रेड लेटर डे, यानी कि अ रेड लेटर डे का मीनिंग क्या होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, अ रेड लेटर डे का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रियंका लोधा एग्ज़ाम गाइड, ये हमारा चैनल है, इसके ऊपर आप जाके इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ गिव योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।